हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये जो कि सवाल रहता है कि सर सेल्फ स्टडी हमको करना है, बस किस तरह से उसको हमको करना है, कौन कौन सी जो स्ट्रेटजीज़ है वो सेल्फ स्टडी के टाइम हमको फॉलो करनी चाहिए। इस वीडियो में जो है कि हम आज जीपेट के लिए स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो टिप्स होनी चाहिए, मतलब जो सेल्फ स्टडी के लिए जो स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए अगर वो अपने आप से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो जो जो उनके लिए फॉलो करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए वो हम जो कि इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि ये जो टिप्स हैं, ये जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ आप जीपेट एग्ज़ाम के लिए ही रहेंगी। नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे जीपेट, गेट या कोई भी एसएससी, यूपीएससी, अदर नीट वगैरह, तो आप उन सब में ये कि जो मैं बताने वाला हूँ ये आप सारी स्ट्रेटजी, ये पॉइंट आप उनमें फॉलो करके अपनी सेल्फ स्टडी को बेटर बना सकते हो और इस तरह से आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है कि मैं 15 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद होने वाली। स्टूडेंट्स, आपको पूरी वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके जो मैक्सिमम डाउट रहेंगे सेल्फ स्टडी से लेकर वो आपके सारे इसमें क्लियर होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा ये दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन मीन्स आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में मतलब किस उसका जो सिलेबस है उसमें किस किस तरीके किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जीपेट का हम बात करेंगे, मेनली फोकस्ड आज हमारा जीपेट पर रहेगा। तो जीपेट के एग्ज़ाम में आपको पता है कि जो सिलेबस आपने देखा ही होगा, अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे आप 23 के लिए, 24, 25 कोई से भी जीपेट के लिए कर रहा हूँ, हमेशा जो है कि सिलेबस सेम ही रहता है ना। जो एक बार जो हमारे एनटीए द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है जीपेट का, वो ही हर साल फॉलो रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हर साल जो है कि उनके लिए सिलेबस चेंज होता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बार स्टूडेंट बहुत बार मैसेज करते हैं कि सर जीपेट 23 का सिलेबस भेज दीजिए, जीपेट 2024 का, 2021 का सिलेबस भेज दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा रहता है कि सिलेबस एक ही बार डिसाइड होता है और हर साल चेंज नहीं होता है। जो सिलेबस आपका 2020 में था वही अब आगे तक रहेगा जब तक कोई फर्दर चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। तो जीपेट में आपसे सबसे पहले सेल्फ स्टडी शुरू करने से पहले आपको जो कि उसका पूरा एनालाइज करना है सिलेबस को। ओके, सिलेबस के अलावा और भी चीज़ है जो कि जीपेट एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस तरह का एग्ज़ाम रहेगा, कितने क्या मार्क्स रहेंगे उसमें, है ना, कितने घंटे का रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह से जो सारी चीज़ें, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी स्टडी शुरू करने से पहले ये सारी बातें जान लें। ठीक है, क्या था? ऑब्जर्वेशन। सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करना, सिलेबस, एग्ज़ाम सिस्टम, पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा दैट इज़ डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं कि ज़्यादातर इधर उधर की टिप्स के चक्कर में अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि किसी टीचर ने आपको ऐसा बोला तो उसी के हिसाब से करना है, उसने ऐसा बताया तो उसी के, तो अपने आप को प्रेशराइज नहीं रखना। आपको जो है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज़ आपको बदलनी भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं जो 15 पॉइंट्स आपको एज इट इज़ बताने वाला हूँ आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आपने आपको प्रेशराइज नहीं करना, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं ना। तो ये तो सेकंड पॉइंट जो है कि मैंने भी पहले ही बता दिया, डिस्क्लेमर के तौर पर आप रख सकते हैं। ठीक है, बात करते थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आपको जो है कि प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप करने वाले हो सेल्फ स्टडी। इसमें आपको क्या है कि किसी का आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन नहीं करते तो आपको पूरा जो प्लान सिस्टमेटिकली आपको खुद करना पड़ेगा कि मुझे किस किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है ना, और कौन सा जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है ना। तो ये सारी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी, तभी आप करवाओगे। आप सोचोगे बस हम पढ़ते रहें, जिस तरीके से टाइम मिलता रहेगा तो उस तरह से आप बिल्कुल भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक टाइम टेबल रहेगा तो आप उसी को फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते जाओगे तो आपका सब कुछ कवर होता चला जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर बिना प्लानिंग के चलते हैं तो आप कुछ बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है और एक अच्छा प्लान बनाना है। आप इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं कि स्टडी प्लान से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। बट कमेंट जो है थोड़ा ज़्यादा रहेंगे स्टूडेंट के तो ही मैं बना पाऊँगा, एक दो कमेंट के बेस पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ प्लानिंग फॉर स्टडी। तो आपको पूरा टाइम टेबल और प्लानिंग के साथ बनाकर रखना है। उसके बाद
अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए, दैट इज़ स्टडी प्लेस। एक सेपरेट स्टडी प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसा भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि सर पढ़ाई पढ़ते समय नींद आती है हमको, तो भाई साहब बेड पर अगर लेट कर पढ़ोगे तो नींद तो आएगी। इसलिए आपको अगर वाकई में स्टडी करना है तो आपको एक अलग कॉर्नर पकड़ना है, एक आपके पास बढ़िया अच्छा सेटअप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं ज़रूरी है हाई लेवल का सेटअप, आपके पास एक टेबल और एक चेयर हो, अलग बिल्कुल शांत प्लेस रहे आपका, आप उस पर पढ़िए। ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर भी नहीं होनी चाहिए जिस पर बैठने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार आराम मिले, है ना। चेयर आप नॉर्मल भी इस तरह से यूज़ करें ताकि आपको जो आपका पूरा फोकस वहाँ पर स्टडी पर रहे, ना कि आपके कंफर्ट पे ज़्यादा रहे, ठीक है। तो एक सेपरेट स्टडी प्लेस होना ज़रूरी है। ये वैसे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है पॉइंट, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए ये होगा हमारा 4th पॉइंट। बात करते हैं 5th पॉइंट की। अब जो है कि मेन आपको स्टडी टिप्स मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी है। अब हमारा 6th पॉइंट जो आता है, 4th का 5th पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट जो रहेगा वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। आपको जो है कि स्टडी आप जैसे ही शुरू करते हो तो आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं लगभग 10 से 15 साल के आपको जीपेट के, उनको एनालाइज करना, उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं देखने चाहिए कि वो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वजह से देखना चाहिए कि आपको एक नॉलेज हो जाता है कि जीपेट में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीपेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी टॉपिक से कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने कितने बड़े बनते हैं, सॉरी किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वो सारी चीज़ें का आपको नॉलेज हो जाएगा जब 8 से 10 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे। और ये भी आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से किस वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको किसी से कहीं और सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेट पे के इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फार्माकोलॉजी फॉर जीपेट एग्जाम, जब आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो आपको दिमाग में खुद ही पता चल जाता है कि हाँ यार मैंने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, इस वाले टॉपिक से इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने अंदर तक के पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि जीपेट में इतने डीपली भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इतने मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनको हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। तो आप फिर उसी तरह से जो अपनी प्रिपरेशन करोगे ना वो स्टार्ट करोगे, आपको पता रहेगा मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ देते हैं, उनको पता तो रहता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं। और इतने डीपली में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ही ऊपर से आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा डीपली पढ़ लिए जाते हैं बट हमें ऊपर का पता ही नहीं रहता जो कि सबसे इजी क्वेश्चन रहता। तो इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालाइज करते हो तो आपको सब कुछ पता रहता है कि किस किस तरीके के किस किस लेवल के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो आप उसी तरह से फिर अपना जो जब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसी लेवल से पढ़ते हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज ज़रूर से ज़रूर करना है। मिनिमम 10 साल के तो करना है और 20 साल के भी आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। 20 साल के एनालाइज करने के लिए आप इनामदार को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। चलिए बात करते हैं 6th पॉइंट की, दैट इज़ गुड स्टडी मटेरियल। जब आप सेल्फ स्टडी करने जाते हो तो अब उस टाइम पे अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, आपने अच्छे है ना कहीं से कोई ऑनलाइन वो नहीं की, तो आपको फिर उसके लिए आपको अपना बहुत बेस्ट स्टडी मटेरियल रखना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए पढ़ाई के लिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में है, 4th ईयर में भी है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक को यूज़ करके पढ़िए। उसके अलावा भी आप जब पढ़ते हो तो उस टाइम पे अपने नोट्स भी बनाते रहिए, जो कि हम आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट्स बनाने वाला। तो आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। आप अपने ठीक है आपको भी कहीं से भी जैसा कि आप बुक परचेस कर सकते हो या फिर आप कोई सीनियर वगैरह के पास हो स्टडी मटेरियल अच्छे जिन्होंने क्वालिफाइड किया हो, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिनका स्टडी मटेरियल वाकई में अच्छा हो तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आपके पास बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया था हमारा 6 पॉइंट। चलिए बात करते हैं 7 पॉइंट की, दैट इज स्टार्ट स्लोली एंड इंक्रीज। देखिए जब आप एकदम से पढ़ने जाओगे, सेल्फ स्टडी शुरू करने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पढ़ना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में 1 घंटे,
फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए 1.5-2 घंटे, इस तरह से इंक्रीज़ करते जाना। आप एकदम अपने आप पे बर्डन न डालें कि एकदम आप सोचोगे 4-6-7-8 घंटे पढ़ लें, तो उस टाइम पे आपका कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं और आप बोर हो जाएंगे। तो स्लोली आप स्टार्ट मतलब इंक्रीज़ कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए 1 घंटे से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते जाइए, है ना। तो ये इस तरह से आपको एकदम से नहीं कि 8-10 घंटे पढ़ लियो फिर आने वाले 2-3 दिनों तक मन ही नहीं हुआ, तो इस तरह नहीं करना आपको, है ना। स्लोली आपको बढ़ना है, ठीक है। 7th पॉइंट था, चलिए बात करते हैं 8th पॉइंट की। तो 8th पॉइंट है ये कि 8th पॉइंट ये है कि जैसे कि आप स्टार्ट करते हो अपनी ग्रेजुअली पढ़ते जाते हो, उसमें क्या करना है आपको, साथ के साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। 8th पॉइंट हमारा मेक शॉर्ट नोट्स, ओके। शॉर्ट नोट आपको उस टाइम पे बनाते हुए चलना है। शॉर्ट नोट का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आपने भर दिए मतलब कॉपियाँ भर दी, बोलो सर हमने तो सेल्फ स्टडी करते टाइम इतने मोटे मोटे रजिस्टर 4-6 भर दिए, तो अब रिवीजन के टाइम पे इतना आपको पढ़ने का ही मन नहीं होता। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब कोई एक आपने टॉपिक पढ़ा तो उसमें कुछ एक मेन पॉइंट रहता है, उसका आप शॉर्ट में लिख के उसको रखते जाइए, है ना। उसमें मतलब नोट करते जाइए। ऐसा नहीं है आपने पूरा पैराग्राफ उतार दिया नोट का, ऐसा नहीं, आप 1 लाइन में उसको लिख सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 2-3 लाइन में। तो इस तरह से आप शॉर्ट्स में नोट बनाइए ताकि आप रिवीजन करो तो एक बार में आप पढ़ते हुए चलो, रिवाइज होता चले। ज़्यादा बड़े आपको नोट नहीं बनाने हैं। नोट्स अगर ज़्यादा बड़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में फिर वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। ये होगा हमारा कौन सा पॉइंट था, 8th पॉइंट था। चलिए बात करते हैं हमारे 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट का रहेगा हमारा, ये है हमारा कि आपको जो है कि अपनी स्टडी को स्लॉट्स में करनी है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करनी है। किस तरह से, आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। चलिए पॉइंट का नाम बता दूँ, डिवाइड योर स्टडी इन स्लॉट्स, ओके। आपको स्टडी टाइम जो रहेगा आपका उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। दैट आपको ऐसा कि आप इतना कर सकते हो कि 1.5 मीन्स 1.5 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है। आपको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना, है ना। इस पॉइंट का हम नाम चेंज करके भी ये भी दे सकते हैं कि डोंट स्टडी कंटिन्यूसली, है ना। आपको मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल लगातार पढ़ना है 8 पॉइंट को। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटे के हिसाब से आपको करना है। अगर आपकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा है तो आप 2 घंटे का भी रख सकते हैं, अगर थोड़ी कम है तो आप 1-1 घंटे का स्लॉट भी रख सकते हैं, है ना। तो आपको करना है, आपने 1.5 घंटे पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, है ना। 10 मिनट का रेस्ट लिया, आप 15 का भी थोड़ा अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, 15 का लिया, उसके बाद फिर आपने 1.5 घंटे पढ़ा। तो इस तरह से रेस्ट भी बीच बीच में ज़रूरी है। तो आप जितना कर सकते हो उतना मेंटेन करके रखिए। मैं आपको 1.5 घंटे रिकमेंड करूँगा और 10 मिनट या 15 मिनट का आपको रेस्ट लेना उसके बीच में, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया था हमारा 9th पॉइंट। चलिए बात करते हैं 10th पॉइंट की। एक 10th पॉइंट स्टूडेंट जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक होता है, मतलब कि वो बहुत कम समझ में आता है ना। तो उस टाइम पे उनको लगता है कि यार इसको पढ़ने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्या करूँ। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई एक टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा वीक है, जो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसको लीव कर सकते हैं, है ना। आप बोल रहे हो सर क्या सब्जेक्ट लीव कर देंगे, तो हाँ थोड़े आपके मतलब मार्क्स पर असर पड़ता है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पास टाइम कम है और सब्जेक्ट जो आपका पूरा और आपका वीक है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, तो आप उसको पढ़ने के उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप उसको लीव करके आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिनको आपको अच्छे से आता है, आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। देखिए उस टॉपिक को हमने अगर छोड़ भी देंगे और उससे क्वेश्चन आता है, हम नहीं कर पाएंगे तो उतना हमें दुख नहीं होगा। बट जो टॉपिक हमें आ रहे हैं, मतलब आते हमारे अच्छे हैं और उनसे कोई क्वेश्चन आता है, वो अगर हमसे नहीं बन पाया तो वो ज़्यादा दुख देता है। तो इससे अच्छा उस टॉपिक पर टाइम वेस्ट या उस सब्जेक्ट पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें जो हमें आते हैं, ताकि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बाद में तो हमसे वो ऐसा ना हो कि मिस कर दें, मैं उसको कर ना पाए, है ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग उसको बना लीजिए। तो आप एक सब्जेक्ट मिनिमम, आप इससे कम तो कोई नहीं, एक सब्जेक्ट आप लीव भी कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं कि जीपेट का आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो तभी आप क्वालिफाइड कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक सब्जेक्ट भी छोड़ देते हो ना, पूरा होल सब्जेक्ट, आप अगर एक केमिस्ट्री को भी अलग कर देते हो पूरा, तो उसके बावजूद भी आप क्वालिफाइड कर सकते हो अगर आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर है तो, है ना। तो इस तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री छोड़ दो, नहीं, आपको अगर आती है तो आप उसको ज़रूर करो। केमिस्ट्री से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 38 क्वेश्चन पूछे आते हैं केमिस्ट्री स्टूडिक्स से, है ना। तो ये तो मेजर सब्जेक्ट है तो इनको आपको करना चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में जैसा कि आप APHE वगैरह हुआ, माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप इनको
मतलब पीपीटी से भी पढ़ के भी आप कर सकते हो, और अदरवाइज़ छोड़ना भी चाहो तो आप उनको छोड़ सकते हो। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा बिल्कुल कि आप इनको छोड़ दो, आप इनको पढ़िए अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ टाइम कम रहता है तो आप ज़रूरी नहीं उनको पूरा डिटेल में पढ़ें, इतना ज़्यादा क्वेश्चन उनसे पूछे नहीं जाते, तो आप उनको एज ए मतलब पीपीटीज़ वगैरह या किसी के नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए बात करते हैं 11th पॉइंट की, दैट इज़ टीच अदर। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, इसके कहने का मतलब क्या है मेरा टीच अदर्स का, क्या आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको ये जानना है कि वो आपको समझ आया कि नहीं आया, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी, आपने उसे पढ़ा कि नहीं, तो आप किसी दूसरे को पढ़ा कर देखिए, अपने छोटे से उसको पढ़ा कर, अपने से छोटे को उसको पढ़ा कर देखिए। तो अगर आप उसको समझा पाते हो तो इसका मतलब वो आपको समझ आ गया, और आप उसको इजी लैंग्वेज में आप उसको नहीं समझा पाए तो इसका मतलब वो आपको समझ में नहीं आया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये जानने के लिए कि हमें कोई टॉपिक हमने पढ़ा वो हमें समझ आया कि नहीं आया, आप किसी दूसरे को समझा कर देखिए। ओके स्टूडेंट, तो ये है टीच अदर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बात करते हैं रिवाइज सिस्टमेटिकली। ओके, अगला पॉइंट हमारा रिवाइज सिस्टमेटिकली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मतलब बहुत ही ज़रूरी है। कंप्लीट सिस्टमेटिकली रिवीजन, अगर आप पढ़ते ही जाते हो रिवीजन नहीं करते हो तो फिर कोई काम का नहीं, आप सारा भूलते चले जाओगे। तो आपको जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। और जब आपके एग्ज़ाम का 1 मंथ रहे तो उस टाइम पे आपको कुछ भी ना पढ़ते हुए जो भी आपने पढ़ा है उसको सारे को रिवाइज करते हुए चलना। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट ये हमारे स्टूडेंट बी मोटिवेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए आप जा रहे हो सेल्फ स्टडी करने, तो इस टाइम पे आपके ऊपर कोई फोर्स करने वाला नहीं रहेगा कि आपको ये पढ़ना है ये पढ़ना है, आपको जो भी करना है अपने खुद की सेल्फ से करना है। तो उस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि नहीं मेरे को पढ़ना है पढ़ना है। अगर आप उस टाइम पे लापरवाही लेजीनेस दिखाते हो तो फिर आपको देखने वाला, आपको फोर्स करने वाला पढ़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे स्टूडेंट। इसलिए आपको बिल्कुल वी मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन, हाँ एक पॉइंट ये ज़रूरी है, डिसिप्लिन आपको रहना है अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक एक करके जो भी मैंने बताया आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उस हिसाब से आप उनको फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट, तो यही थी कुछ टिप्स स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कि इसकी डिमांड कर रहे थे सर सेल्फ स्टडी किस तरह से करें, तो मैंने उस पर इसलिए ये वीडियो एक अलग बनाई थी। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।